हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गजेंद्र गौर, G&R मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर, B.Ed डिपार्टमेंट, पेपर नंबर 4 जिसका कोड है 104। तो इससे पहले हमने 5 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। 6 यूनिट की बात करते हैं। शिक्षक व्यवहार में सुधार, यानी कि जो टीचर्स है उसके बिहेवियर में सुधार के लिए जो हमारे ट्रेनिंग टीचर हैं उनके बिहेवियर में सुधार की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले करते हैं अनुकरणीय या अनुरूपण, यानी कि अनुकरणीय या अनुरूपण। तो अनुकरण शब्द का अर्थ है नकल करना तथा इसका वास्तविक अर्थ है भूमिका निर्वाह, यानी कि रोल प्लेइंग। किसी दी गई कृत्रिम परिस्थितियों में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना अनुकरण शिक्षण कहलाता है। सर्वप्रथम प्रयोग क्रूकसेक ने 1966 में अमेरिका में किया था। यानी कि एक कृत्रिम तरह से एक क्लास बनाते हैं, कक्षा रूम बनाते हैं जिसमें कुछ छात्र होते हैं और उसमें एक छात्र, उन्हीं छात्रों में से एक छात्र शिक्षक की भूमिका निभा रहा होता है। तो वहाँ उसको वैसे ही नकल करनी होती है जैसे कक्षा में एक शिक्षक कर रहा होता है। नेक्स्ट, इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि फिक के अनुसार वास्तविक अथवा यथार्थ तथ्यों का नियंत्रित प्रतिनिधित्व करना ही क्या है, अनुकरण है। क्रूकसेक के अनुसार अनुकरणीय शिक्षण के तत्व। क्रूकसेक ने अनुकरणीय शिक्षण को तीन भागों में बांटा है। उसके 3 फैक्टर बताए हैं। नंबर 1 निदानात्मक तत्व है, बात करते हैं उपचारात्मक तत्व और मूल्यांकन तत्व। तो यहाँ सीटेट और यूपीटेट में यहाँ निदानात्मक और उपचारात्मक तत्व में से पूछ लिया जाता है। तो निदानात्मक है, हम कारण का पता लगाते हैं। बच्चे क्लास में क्यों नहीं सीख पा रहा है छात्र, तो उसके कारण का पता लगाते हैं। और जब कारण का पता लग जाता है तो उसके बाद में क्या करते हैं, उपचारात्मक। तो उपचार करते हैं मतलब कारण का पता लगने के बाद में उसका उपचार करते हैं। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसकी बीमारी के लिए कोई टेस्ट कराता है और जब टेस्ट का पता लग जाता है तो उसके मेडिसिन देते हैं। फिर उसके आता है मूल्यांकन, फिर उसका इवेल्युएशन किया जाता है कि वो कितना ठीक हुआ है और उसके व्यवहार में कितना चेंजेस आए हैं। अनुकरण की विधियाँ, अनुकरण की कुछ विधियाँ हैं जैसे व्यक्तिगत इतिहास विधि, केस स्टडी, भूमिका अभिनय विधि, रोल प्लेइंग, सामाजिक अभिनय विधि, इन बास्केट विधि या विश्लेषणात्मक विधि। व्यक्तिगत इतिहास विधि की बात करते हैं तो इसमें हम किसी एक व्यक्ति या एक समूह या एक व्यक्ति, एक यूनिट का क्या करते हैं, व्यक्तिगत इतिहास का वर्णन करते हैं। उसके इतिहास के बारे में चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। कि मान के तो कोई बच्चा था और बच्चा पहले पढ़ने में बड़ा होशियार होता है लेकिन उसके बाद वो कैसे ही वीक हो जाता है। उसका क्या कारण है, उसका क्या रहा कि उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि वो शिक्षा में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा। दूसरा है भूमिका अभिनय विधि, इसमें रोल प्लेइंग की बात करते हैं। तो रोल प्लेइंग में क्या है, जैसे किसी एक नाटक में कोई व्यक्ति किसी का पात्रता करता है, जैसे कि नाटक में किसी की भूमिका निभा रहा होता है। सामाजिक अभिनय विधि, जिसमें बच्चे खेल खेल में अपने पारिवारिक लोगों के रूप में आ जाते हैं, तो उसमें सामाजिक अभिनय की विधि होती है। इन बास्केट विधि विश्लेषणात्मक में क्या होना है, क्या उसका रूप है, कैसे होगा, क्या समय लगेगा, तो उसमें उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। प्रशिक्षण समूह प्रविधि की बात करते हैं, टी ग्रुप ट्रेनिंग की। तो टी ग्रुप ट्रेनिंग की बात करें, ग्रुप ट्रेनिंग तकनीकी शिक्षकों के व्यवहार में सुधार एवं परिमार्जन हेतु एक पृष्ठपोषण प्रविधि है। इस प्रविधि का विकास 1947 में किसने, वैथम माइन ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेंडर अंत्यक्रिया वर्ग पद्धति। तो फ्लेंडर अंत्यक्रिया वर्ग पद्धति है जहाँ छात्र और शिक्षक दोनों के व्यवहार की बात की जा रही होती है। इसमें है अंत्यक्रिया विश्लेषण के लिए फ्लेंडर्स का नाम अधिक प्रसिद्ध है। 1950 में इस विधि का निर्माण शिक्षक प्रभाव और छात्र निष्पत्ति के शोध के लिए किया गया था। विशेष रूप से कक्षा के शाब्दिक व्यवहार तथा कक्षागत संप्रेषण के लिए प्रयुक्त की जाती है। शिक्षक व छात्र के मध्य अशाब्दिक व्यवहार की अपेक्षा शाब्दिक व्यवहार की भी प्रधानता रहती है। तो यहाँ कहते हैं अंत्यक्रिया विश्लेषण के लिए फ्लेंडर का नाम अधिक प्रसिद्ध है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, आता है यहाँ सीटेट में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अंत्यक्रिया विश्लेषण
किसने दिया था, तो यहाँ फ्लेंडर का नाम आएगा। 1950 में इस विधि का निर्माण शिक्षक प्रभाव यानी कि शिक्षक के प्रभाव का और छात्र की निष्पत्ति यानी कि परफॉर्मेंस, क्या उसकी परफॉर्मेंस है उसका अध्ययन किया जाता है। वो शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी हो सकता है। बात करते हैं शिक्षक कथन की। इसमें उन सभी शाब्दिक व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षक द्वारा संपादित किए जाते हैं। शिक्षक कथन को दो भागों में विभाजित किया गया, एक अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार, दूसरा प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार। तो हम अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार की बात करते हैं कि जहाँ छात्र की अनुभूति को स्वीकार करना, प्रशंसा करना व प्रोत्साहित करना, छात्रों के विचारों को स्वीकार करना, प्रश्न पूछना, ये आते हैं प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार में। और बात करते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार की, तो व्याख्या देना, निर्देशन देना, आलोचना करना या अधिकार दिखाना, छात्र कथन अनुक्रिया, मौन या भ्रमित। बात करते हैं शैक्षिक अनुसंधान की, एजुकेशन रिसर्च। इसमें क्या है, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे शैक्षिक समस्याओं पर किए गए अनुसंधान कार्य को शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य की प्रकृति सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक दोनों ही हो सकती है। बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान की। इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध हमारी भूतकालीन घटनाओं से होता है। जो भूतकाल में घटना घट चुकी होती हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, हम अनुसंधान खोज कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। बात करते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान की। इसमें ऐसी समस्याओं का विवरण अधिक रहता है जिसका शिक्षा में से संबंध होता है, बालकों में असंतोष तथा निराकरण आदि की बात। प्रयोगात्मक अनुसंधान, इसमें प्रयोगशाला के माध्यम से नियंत्रित परिस्थितियों से परिणाम निकाले जाते हैं। अधिकतर इसमें विश्वसनीय तथा वैध निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी कि प्रयोगात्मक के माध्यम से नियंत्रित, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है क्या होता है, नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड होता है। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो कंट्रोल होती हैं और उन कंट्रोल में परिणाम निकालने की कोशिश की जाती है। और यहाँ दो चीज़ है, एक विश्वसनीयता और एक वैधता। यानी कि यहाँ विश्वसनीयता और वैधता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च की बात करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान का ही नवीनतम रूप है। यह अनुसंधान हमारी क्रियाओं तथा प्रयासों को प्रभावित करता है, जो शैक्षिक समस्याओं का तुरंत समाधान खोजता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके निष्कर्षों का तुरंत उपयोग है। यानी कि इमीडिएटली, जब हम क्या करते हैं इमीडिएटली, और कहें तो जैसे जुगाड़। क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान यानी कि कोई भी पढ़ाते पढ़ाते जब कोई चीज़ टॉपिक ना आए या कोई वहाँ परिस्थितियाँ चेंज हो जाए तो उस समय हम एकदम अपने दिमाग को एक्टिव करते हैं और वहाँ प्लांट करते हैं और फिर उसको एक्टिव करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। अधिकतर क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रयोग होता है वो आपका शैक्षिक अनुसंधान में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में ही इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च की। मौलिक अनुसंधान में नियम सिद्धांत आदि का निर्माण होता है। कोई भी जब नियम बनना होता है, उसका जो फाउंडेशन होता है, उसके जो नियम सिद्धांत, कोई भी कानून बना रहे होते हैं तो मौलिक अनुसंधान से ही बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के पद। तो यहाँ एक फॉर्मूला है, कोई भी क्रियात्मक अनुसंधान हो या इसके अंदर में ऐतिहासिक अनुसंधान हो या वर्णनात्मक अनुसंधान हो, तो यहाँ बात करते हैं एक फॉर्मूला है PhD CAG। अगर इस फॉर्मूला के हम चलते हैं तो यहाँ 6 पॉइंट्स हैं और प्रत्येक रिसर्च में इन 6 पॉइंटों का यूज होता है। जैसे P सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, और G फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड इवोल्यूशन। यानी कि पहले क्या करते हैं, हम किसी भी समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसके बाद में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना बताते हैं, उसका संभावित समाधान, उसका दूसरा आता है शोध का प्रारूप, उसका डिजाइन क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। फिर करते हैं आंकड़ों का एकत्रीकरण। जो आंकड़े हैं शोध के लिए, जो आंकड़े हमें चाहिए वो पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर आदि से प्राप्त करते हैं। ये भी दो तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीकी है जो शिक्षकों में दक्षता विकसित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट एलन, एक DW एलन हुए हैं जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की एक परिभाषा दी है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षणों को लघु क्रियाओं में बांटना है। सूक्ष्म शिक्षण एक चक्र है, एक साइकिल है। ये साइकिल यूपीटेट और सीटेट में यहाँ से पूछ ली जाती है कि
जो सूक्ष्म शिक्षण साइकिल है, माइक्रो टीचिंग है एक साइकिल, वो क्या है। तो इसमें इसकी अवधि कितनी होती है, 36 मिनट्स होती है। और इसकी बात करते हैं, सबसे पहले कोई भी काम हम कर रहे होते हैं या हम टीचिंग में, जब कोई टीचिंग के लिए कक्ष के लिए, क्लासरूम के लिए कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में टीचिंग करेंगे, उसके बाद उसका फीडबैक चेक करेंगे, उसके बाद में री प्लानिंग करेंगे और री टीचिंग करेंगे और री फीडबैक। अदरवाइज इस साइकिल में से कोई भी एक ड्रॉप होता है तो ये साइकिल चक्र पूरा नहीं होगा, ये साइकिल चक्र अधूरा ही रह जाएगा। इन 6 पॉइंटों का एक साइकिल चक्र के लिए होना वही आवश्यक है। बात करते हैं शिक्षण कौशल की सूची, यानी कि जो स्केल्स होती हैं, तो स्केल्स भी 2 हैं। इन्होंने बी के पासी के अनुसार 13 शिक्षण कौशल से जो स्केल्स बताई हैं पढ़ाने की। सबसे पहले है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखना, दूसरा है पाठ की प्रस्तावना और प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता, नंबर 4 है खोजपूर्ण प्रश्न, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत देना, उद्दीपन भिन्नता, मौन तथा शाब्दिक संकेत, पुनर्वलन, विद्यार्थी प्रतिभागिता को प्रोत्साहन देना, श्यामपट्ट उपयोग, समाप्ति की उपलब्धि, विद्यार्थियों की व्यवहार की पहचान। अब बात करते हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जो स्केल्स बताए हैं, टीचिंग स्केल्स, वो कितने बताए हैं, 14 स्केल्स बताए हैं। तो इसमें बात करते हैं उद्दीपन, भिन्नता, समापन, शाब्दिक संकेत या मौन, पुनर्वलन, विद्यार्थी प्रतिभागिता, प्रस्तावना, प्रश्न प्रवाह, खोजपूर्ण प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्न, केंद्रीय प्रश्न, उदाहरण देना, व्याख्या देना, नियोजित आवृत्तियाँ, संप्रेषण संपूर्णता और व्यवहार पहचान। तो ये इसकी स्केल्स हैं, क्योंकि स्केल्स भी 2 हैं, बी के पासी के द्वारा दी गई थी और एक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई थी। बी के पासी ने जो दी थी वो 13 प्रकार की थी और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 की दी हैं। तो यहाँ भी यूपी टेट और सी टेट से पूछ लिया जाता है कि शिक्षण कौशल यानी कि स्किल्स जो हैं वो कितनी है, टीचिंग स्किल्स कौन सी कितनी हैं जो बी के पासी द्वारा दी गई हैं और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ये यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद करने के। और बात यहाँ हमारी 6 यूनिट आपकी कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 की बात करेंगे। तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।